सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज 28 नवंबर के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। प्रथम पृष्ठ पे हमारे सामने जो खबर है वो हमारे जो एम्बेसडर हैं यूएस में, उनके साथ कुछ कट्टरपंथियों ने, जो कि खालिस्तानी समर्थक बताए जा रहे हैं, ने धक्का मुक्की करी एयरपोर्ट पे। वो एक फ़्लाइट पकड़ने जा रहे थे, तो उसको लेके न्यूज़ में बहुत लंबे समय से दिन भर ये खबर आ रही थी। और ये सब कुछ नहीं है, ये सिर्फ अपना अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने का प्रयास करा जा रहा है। आगे देखते हैं। हम बढ़ेंगे यहाँ पे सीधे आर्टिकल्स की ओर। संवाद और सावधानी। मणिपुर में अमन के लिए सबसे महत्वपूर्ण रास्ता वहाँ हिंसा में शामिल समूहों को बातचीत की मेज पर लाना है। सरकार कहती है कि हिंसा फैलाने वाले समूहों से बातचीत कर समस्या का हल निकालने की कोशिश की जाएगी। देखिए, हम जानते हैं कि देश ने पिछले कुछ महीनों में मणिपुर में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होती हुई देखी। बात क्या है कि इसका कोई सॉल्यूशन क्यों नहीं निकल पा रहा है। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात लेखक कह रहा है। फिर से मणिपुर में इस समय वहाँ के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो लगातार अशांति बनी हुई है। मतलब कहीं पे तो कनेक्शन की कमी है। गवर्नमेंट और लोगों के बीच में ट्रस्ट का इशू है। गौरतलब है कि मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के प्रस्ताव से उठे विवाद के बाद जिस स्तर का विरोध शुरू हुआ था, उसने समूचे राज्य में व्यापक जाति हिंसा की शक्ल ले ली। मैतेई और कुकी समुदाय के बीच जानलेवा टकराव के दौरान अब तक लगभग 200 लोग की जान जा चुकी है। हम जानते हैं कि ये पूरा जो विवाद था, ये कैसे शुरू हुआ था। एक कोर्ट के डिसीजन से हुआ था, जिसमें माननीय जज साहब ने गवर्नमेंट को कहा था कि जल्द से जल्द ये जो ट्राइबल लिस्टिंग है उसको रिव्यू करा जाए, और मैतेई कुकी समुदाय को लेकर इसी में बहुत लंबे समय से विरोध भी था। ठीक है, हिंसा देखिए आज भी जारी है, इतना समय होने के बाद भी। अब अगर सरकार ने शांति कायम करने के लिए वार्ता का संकेत दिया है, तो उसमें सिर्फ एक उग्रवादी समूह से बातचीत का हासिल क्या होगा। यह छिपा नहीं है कि राज्य में मौजूदा हिंसक और अराजक हालात में कई गुट शामिल हैं, और सबकी अपनी अपनी राय होगी। अगर उन प्रभावी गुटों को बातचीत में शामिल नहीं किया जाएगा, तो किसी एक समूह से वार्ता और शांति समझौता कितना स्थायी और दूरगामी हो सकता है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट और केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से निगरानी और शांति समितियों के जरिए स्थिति को संभालने की कोशिश की गई, मगर उनका ठोस हासिल नहीं हुआ। वही मैं जो इस लेख में बताने का प्रयास करा गया साथियों, कि कैसे गवर्नमेंट का कनेक्ट उस स्तर पे अभी नहीं बन पाया है समुदायों के बीच में, तभी ये अशांति बरकरार है। भारत के लिए चुनौती बनता मालदीव। 1.5 दशक पहले मालदीव में बहुदलीय लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। उसके बाद तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद नाशीद ने समुद्र के बढ़ते स्तर और कार्बन उत्सर्जन के खतरों से दुनिया को आगाह करने के लिए समुद्र के तल पर कैबिनेट बैठक आयोजित की थी। साथियों, अगर हम थोड़ा सा इतिहास में जाएं, तो बहुत पहले एक खबर आई थी, एक फ़ोटो आई थी बाहर। उस फोटो में क्या था, ये बात हम कर रहे हैं 2000 बहुत पहले की, 2009 के आसपास की बात है। उसमें जो वहाँ के आपके नाशिद जी थे, राष्ट्रपति मालदीव के, उन्होंने समुद्र के नीचे एक कैबिनेट मीटिंग करी थी। समुद्र के नीचे मतलब सबने वो स्कूबा डाइविंग वाले सूट पहने हुए थे,
ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह पहने हुए थे और समुद्र के नीचे मीटिंग करी थी। ये मीटिंग का मतलब क्या था? ये मीटिंग का मतलब दिखाना था कि भैया देखो, मालदीव जो है वो डूब रहा है, मालदीव डूब रहा है, लगातार हो रहे पॉल्यूशन से, ग्लोबल वार्मिंग से छोटे छोटे देश प्रभावित हो रहे हैं। ये एक मैसेज था। समुद्री प्राकृतिक जटिलताओं से जूझने वाले मालदीव को वैश्विक पहचान दिलवाने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, मगर पिछले कुछ वर्षों से इस देश की घरेलू राजनीति और विदेश नीतियों में गहरे परिवर्तन हुआ है। इसके प्रमुख कारणों में देश की राजनीतिक अस्थिरता, धार्मिक कट्टरपंथ को राजनीतिक संरक्षण, लोकतांत्रिक शक्तियों को कुचलने की कोशिश, खाड़ी देशों से आयातित चरमपंथ, पाकिस्तान का भारत विरोधी दुष्प्रचार और चीन की कर्ज नीति का मकड़जाल है। देखिए, डिप्लोमेसी में बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। एक तरफ मालदीव चाइना से भी लोन लिया हुआ है, जो कि चाइना हर ज़रूरतमंद देश को भी देता रहता है। दूसरी तरफ मालदीव कहीं ना कहीं प्रभावित भी है गल्फ़ कंट्रीज से बहुत सी पॉलिसीज़ में, और मालदीव को ज़रूरत भी है भारत की। मालदीव में राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजुल के नेतृत्व में आई नई सरकार ने भारत से अपील की है कि वह मालदीव से भारतीय सैनिकों को वापस बुलाए। देखिए, ये अब डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम हो रही है। मालदीव लंबे समय से भारत के प्रभाव में रहा है, मगर मोइजू का ये रुख भारत विरोधी तथा चीन समर्थक माना जा रहा है। और ये भी देखिए कि कैसे अचानक से सुर बदल गए मालदीव से। उन्होंने भारत की कंपनी का हवाई अड्डा बनाने को का करार जो था, कॉन्ट्रैक्ट था, जो खारिज करके ठेका चीनी कंपनी को दे दिया था। ये बेसिकली मालदीव नहीं बोल रहा है, ये चाइना बोल रहा है। अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपको पुरानी वीडियो में जो की थी 25 तारीख की, उसमें बताया भी था कि क्या हो रहा है। चाइना, पाकिस्तान, वेनेजुएला, मालदीव और तमाम कंट्रीज़, जो कंट्री ज़रूरत में है ना, इनको पैसा देता है। क्योंकि देखिए, वर्ल्ड बैंक दे नहीं रहा है, वो तो बैंक है। आप समझिएगा पूरी वीडियो को, जो 25 तारीख वाली है, आपको कैसे प्रक्रिया होती है पता लग जाएगी। जब इन लोग को बैंक मना कर देता है कि हम आपको लोन नहीं दे पाएंगे, तो चाइना मदद कर रहा है। मगर चाइना जो मदद कर रहा है, इसके पीछे इंटेंशंस हैं, अपने डिप्लोमेटिकल हैं। दूसरी बात है कि इंडिया के खिलाफ, इसलिए एकदम से ये देश चाइना के सुर बोल रहे हैं। चाइना वहाँ पे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स ले रहा है इन देशों में, मालदीव, पाकिस्तान में और अन्य देशों में कॉन्ट्रैक्ट्स ले रहा है, बना के दे रहा है इन लोगों को, और अपनी मनमानी भी कर रहा है। 1980 के दशक के अंत में चीनी नौसेना ने समुद्री इलाके पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने की एक रणनीति बनाई थी। उसके अनुसार अपने जल क्षेत्र से बाहर काम करने में सक्षम पनडुब्बी और अत्याधुनिक हथियार बनाना, हिंद महासागर में उसका संचालन करना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीनी धाक जमाना था। मालदीव और चीन के बीच 17 में मुक्त व्यापार समझौता, ये असल में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA होते हैं। इसके अंदर बहुत सी बातें करी जाती हैं देशों के बीच में सहमति होने पर। कुछ पर्टिकुलर आइटम्स पे तमाम प्रकार की वेव ऑफ करे जाते हैं, कस्टम ड्यूटी, टैक्सेस वगैरह। वहीं बड़े पैमाने पर चीन के निवेश किया है और वहाँ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भागीदार बन गया है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पहल के हिस्से के रूप में मालदीव में बंदरगाहों, हवाई अड्डों, पुल और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के विकास सहित विभिन्न परियोजनाओं के वित्त पोषण और निर्माण में चीन ने भूमिका निभाई है। मालदीव द्वीपों का एक बड़ा समूह, जिसमें करीब 12,000 टापू हैं, इसमें सिर्फ 200 द्वीप पर लोग बसते हैं। मालदीव के सबसे नज़दीकी पड़ोसियों में से एक भारत में है। देखिए, मालदीव पूरा आइलैंड कंट्री है, जो 12,000 टापू हैं। भारत है, उसकी चिंता यह है कि मालदीव के सैकड़ों निर्जन द्वीपों पर समुद्री डाकू, तस्कर और चरमपंथी ठिकाने ना बना ले। है समस्याएं बहुत। देखिए, हिंद महासागर में भी ये सब डिप्लोमेटिकल प्रॉब्लम्स आती रहती हैं।
जैसे कि हम जानते हैं कि श्रीलंका में भी क्या हुआ था कि श्रीलंका एक पॉइंट के बाद चाइना के सुर गाने लगा था। श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट जो था बंदरगाह, वो पूरी तरह चाइना का बना हुआ है। बांग्लादेश का चिटगांव बंदरगाह, म्यांमार का सितवे परियोजना समेत मालदीव के कई निर्जन द्वीपों को चीनी कब्जे से भारत की सामरिक और समुद्री सुरक्षा को चुनौती बढ़ गई है। देखिए चाइना क्या कर रहा है, जहाँ पॉसिबल है वहाँ पे हमारे देश के, सोचिए बांग्लादेश में तक चाइना ने अपने पोर्ट्स बनाए हुए हैं, श्रीलंका में भी पोर्ट्स बनाए हुए हैं, अफगानिस्तान तो नहीं, बेसिकली पाकिस्तान में पोर्ट बनाए हुए हैं, और जितनी भी आसपास में आपके आइलैंड नेशंस आएंगे, चाइना अपनी एक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा है कि कभी अगर अटैक करना पड़ जाए तो एकदम से चारों तरफ से वो अटैक कर सकता है इंडिया के ऊपर। इस समय मौजूद सरकार ने रुख भारत विरोधी प्रतीत हो रहा है। वह मालदीव के सामाजिक और आर्थिक विकास में चीन की भूमिका की सराहना कर रहे हैं। फिलिस्तीन को आक्रामक समर्थन देकर अपने देश की कट्टरपंथी ताकतों को खुश कर रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगान से मिलने को आतुरता था तथा भारत से रिश्तों को लेकर ठंडापन दिखा रहे हैं। मतलब बहुत सी कंट्रीज इस समय अलग ही गाना गा रही हैं। तो देखिए भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए लॉन्च बेस इंफ्रास्ट्रक्चर देने वाला सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में स्थित है, जो हम्बनटोटा से करीब 1100 किलोमीटर की दूरी पर है। मालदीव से कोची की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है। भारतीय नौसेना के दक्षिण नौसैनिक कमान का केंद्र तथा भारतीय तटरक्षक का राज्य मुख्यालय भी यहीं स्थित है। केरल के एर्नाकुलम जिले में लक्षद्वीप सागर से तटस्थ स्थित एक बड़ा बंदरगाह नगर है। तो हम जानते हैं कि ये लास्ट ईयर खबर आई थी कि चाइना ने जो हम्बनटोटा पोर्ट है वहाँ पे एक अपना जहाज खड़ा करा था, जिसका नाम है वांग 5। चाइना ये कहता है ऑफिशियल रिकॉर्ड में कि भैया ये जो जहाज़ है ये साइंटिफिक पर्पस के लिए है, इसमें इक्विपमेंट्स हैं बहुत सारे जो कि साइंटिफिक पर्पस के लिए काम करते हैं भैया। पर भारतीय सरकार ने और कई देशों की टॉप सीक्रेट एजेंसीज ने ये कहा है कि साइंस इस जहाज़ में कुछ नहीं है। इस जहाज़ में सर्विलांस के बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं और ये कई हज़ारों किलोमीटर तक सर्विलांस कर सकता है। चाइना ने इसे क्या करा था, भारत के करीब श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट में खड़ा कर दिया था, और ये एजेंसीज द्वारा पता लगाया गया कि सर्विलांस करा जा रहा था हमारे अंतरिक्ष जो मिशंस हैं उनको लेकर, क्योंकि वो भी हमारा श्रीहरिकोटा से ही होते हैं। ये समस्या है कि पोर्ट्स का पहली बात तो मिसयूज़ करना, दूसरी बात भारत के खिलाफ हर संभव तरीके से सर्विलांस करने में चाइना यूज़ कर रहा है, और कल को ये वॉर सिचुएशन में भी मिलिट्री अपनी इस्टेब्लिश करने में भी पूरी तरह कामयाब रह सकता है। तो ये समस्या है। मालदीव, बांग्लादेश, कभी कभी श्रीलंका, ये सब चाइना से डेप्थ में चल रहे हैं, जिसके कारण ये निर्णय नहीं ले पा रहे हैं और वही कह रहे हैं जो चाइना इनसे कहने के लिए कहता है। गरीब देशों में बढ़ रही है बुजुर्गों की संख्या। विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र की टीमों ने संयुक्त राष्ट्र की डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग रिपोर्ट जारी की है। डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग रिपोर्ट 136 देशों में किए गए सर्वेक्षण का परिणाम इसमें देखा गया है। ठीक है, 136 कंट्रीज। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के कारण 80% से अधिक मौतें उन लोगों की हुई जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक थी। देखिए आपकी जनरली सीनियर सिटीजन्स लोग की मृत्यु हुई है, मगर ये
जो एजिंग वाली प्रॉब्लम है, एजिंग पॉपुलेशन इस समय डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए खतरा है। ठीक है, खतरा है। और क्योंकि वो प्रोडक्टिविटी काम में उस स्तर पे कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते जिस स्तर पे पहले करते थे। ठीक है, चिंता की बात यह है कि स्वस्थ तरीके से उम्र बढ़ने का समर्थन करने के लिए नीतियाँ, कानून, कार्यक्रम और सेवाओं वाले देशों का अनुमान निम्न और मध्यम आय वाले देशों में कम है। फिर भी दुनिया भर में 2050 तक 80% वृद्ध लोग इन्हीं देशों में रहेंगे। यह सुनिश्चित करने में भी चुनौतियां बनी हुई हैं कि वृद्ध लोग दशक की कार्रवाई के केंद्र में हो। स्वस्थ तरीके से उम्र बढ़ाने वाले देशों में ये मंच में 3 में से 1 में वृद्ध लोग शामिल नहीं हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि महिलाओं और के स्वास्थ्य और कल्याण को लेकर दुनिया भर में 8 लाख से अधिक प्रतिक्रियाएं एकत्र की गई हैं, जिनमें से 15% से 55 से अधिक उम्र की महिलाओं से है और 8% 65 से अधिक उम्र की महिलाओं के हैं। इन देशों में बुर्किना फासो, कंबोडिया, मिस्र, इथोपिया, घाना, भारत, केन्या, मेक्सिको, नाइजीरिया, पाकिस्तान इत्यादि शामिल हैं। रिपोर्ट के हवाले से WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एडनोम गैब्रियस ने कहा था कि हमें और अधिक राजनीतिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता है, खासकर निम्न और मध्यम आय वाले देशों में स्वस्थ तरीके से उम्र बढ़ाने में सहायता के लिए हमें अधिक निवेश की आवश्यकता है। हमें अधिक बेहतर प्रशिक्षित और समर्थित स्वास्थ्य सुविधाएं देनी पड़ेंगी। उन्होंने कहा है कि WHO आंकड़ों के संग्रह और विश्लेषण, निगरानी और मूल्यांकन में राष्ट्रीय क्षमताओं का निर्माण करने, एकीकृत और लंबे समय तक उनका प्रशिक्षण करने में तत्पर है। तो ये भी है आगे आने वाली आबादी में कैसे स्वास्थ्य की समस्याएं को कम रखना है और हमको ये भी ध्यान रखना है कि देश का विकास बरकरार रहे। आगे आते हैं, आयरलैंड के लेखक पॉल लिंच को बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया। ये जो खबरें होती हैं ये ज़रूरी होती हैं कि किसे कौन सा पुरस्कार दिया गया। तो पॉल लिंच साहब को बुकर अवार्ड दिया गया है, बुकर प्राइज। ठीक है, न्यूजीलैंड में आपके क्रिस्टोफर लक्सन, ये नाम ध्यान रखिएगा, क्रिस्टोफर और लक्सन, इनको न्यूजीलैंड का नया प्रधानमंत्री नियुक्त करा गया है, क्रिस्टोफर लक्सन। और हाल ही में उत्तराखंड में 6वां विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? देहरादून में हुआ था। देहरादून में हुआ था। डिज़ास्टर मीटिंग थी ये, मतलब डिज़ास्टर मैनेजमेंट को देखने के लिए कैसे देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मिलकर काम करेंगे। आज के लिए इतनी रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ। हो सकता है वीडियो ये लेट अपलोड हो, कारण है कि थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है। कल फिर आते हैं 29 तारीख की वीडियो लेकर। थैंक यू।